हेलो गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। बसंत जो कि छूट गया था, बीत गया था, उसे जो राइटर है वो नहीं बिता पाई। स्टोरीज़ ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड, तो उन्होंने ये कलेक्शन लिखा है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उसी में से ये पार्ट लिया गया है लॉस्ट स्प्रिंग। अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में, एनीस जंग इसकी राइटर हैं, उन्होंने ये स्टोरी लिखी है। 1944 में उनका बर्थ हुआ था। वॉज बोर्न इन रूरकेला में उनका जन्म हुआ था। एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद, तो उन्होंने अपना बचपन जो है वो हैदराबाद में बिताया, आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल थी। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद, उन्होंने पढ़ाई की हैदराबाद से ही। एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यूएसए में भी पढ़ाई की। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, उनके माता पिता दोनों ही लेखक थे। वर मीन्स थे। एनीस जंग बिगैन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया, एनीस जंग ने अपना लेखन का करियर की शुरुआत भारत में की। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रोड। जो लेखक थी वो इंडिया में भी, अब्रोड मीन्स विदेश में भी जो मुख्य अखबार हैं उसमें कॉलम लिखा करती थी, प्लस एडिटर का काम भी करती थी। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी हैं। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग। ये जो नीचे दिया गया है, ये एक्सर्प्ट मीन्स टुकड़ा, एक छोटा सा पार्ट है बुक का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। पहले अलग बोल दिया, लॉस्ट स्प्रिंग बुक का नाम है, उसमें से ये लिया गया है स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड। हियर शी एनालाइजेज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी, यहाँ पे वो महसूस करती हैं कि कितनी गरीबी को उनको फेस करना पड़ा। एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम दीज चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, और उन्हें कुछ जो चीज़ें चाहिए थी वो भी नहीं मिल पाती थी, तो बच्चों का कैसे एक्सप्लॉयटेशन मीन्स मिसयूज़ होता था, उसका हमें इस कहानी से पता लगता है। ओके, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, तो लेखक कहती हैं कभी कभार मुझे पैसे मिल जाते थे कचरे में। वाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। तो जो राइटर है एनीस जंग, वो एक बच्चे से मिलती हैं, वो उससे रोज़ मिलती थी, उसका नाम था साहिब। तो मैंने उससे पूछा, राइटर ने उससे पूछा कि तुम ये क्यों करते हो, और वो क्या कर रहा होता था, हर सुबह सोना ढूंढ रहा होता था कचरे के ढेर में। हमारे ही पड़ोस में वो से ऐसा करता था। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहिब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। उसका जो घर था वो बांग्लादेश, ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है, वहाँ पे था, और उसका अब घर उसे याद भी नहीं है, वो एक बहुत दूर की याददाश्त हो गई है उसके लिए। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, बहुत से वहाँ पे तूफ़ान आए थे ढाका में, जिसकी वजह से उनके घर खेत सब चले गए थे। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी साहिब की मम्मी ने उसे बताया। दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसीलिए उन्होंने ढाका छोड़ दिया था। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, अब वह सोना ढूंढता था ऐसे बड़े बड़े शहरों में जिसमें अब वो रहता है। तो गाइस, हमने इस फर्स्ट पैरा में ये पढ़ा कि राइटर जो है वो साहिब से मिलती है। साहिब एक लड़का है जो पुअर था, कचरे रैग पिकर था, कचरा में से कुछ सोना ढूंढता रहता था। तो उसका असली घर जो था वो ढाका में था। उनकी मदर बताती हैं साहिब की कि उन्होंने घर छोड़ा था जब तूफ़ान की वजह से उनके खेत घर सब चले गए थे, तो इसलिए उन्होंने घर छोड़ दिया था, और अब वो इस शहर में आके रहने लगे थे जहाँ पे वो रैग पिकिंग का काम करते थे, मतलब कचरा में से कुछ काम का ढूंढने का। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे, और साहिब उससे क्या कहता है, जब राइटर ने पूछा तुम ये क्यों करते हो, तो साहिब कहता है मेरे पास और कुछ नहीं है करने के लिए,
वह बुदबुदाया कहीं और देखते हुए, दूर देखते हुए। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। तो मैंने उसे सजेस्ट किया कि तुम स्कूल चले जाओ, तुम्हारे पास कुछ नहीं है करने के लिए। तो मैंने ये कहा, उसी वक्त मैंने एहसास किया कि मेरी ये जो सुझाव था कितना खोखला था, उसे कितना खोखला साउंड कर रहा होगा ये सुझाव। होलो मीन्स खोखला। देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। तो साहिब इसका जवाब देता है, जब राइटर उसे कहती है कि स्कूल चले जाओ, तो वो कहता है, साहिब मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब वो बना देंगे तब मैं चला जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। तो एनीस जंग आधा मजाक करते हुए ऐसे ही मजाक में ही पूछ लेती है कि अगर मैं स्कूल बना दूँ तुम चले जाओगे। यस ही से स्माइलिंग ब्रॉडली। वो इतना तेज़ स्माइल करके बड़ी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी और उसने कहा, हाँ चला जाऊँगा। ए फ्यू डेज़ लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी। कुछ दिन बाद साहिब दौड़ता हुआ एनीस जंग के पास आया और कहा कि तुम्हारा स्कूल तैयार हो गया। खुशी स्माइल के साथ वो ये पूछता है। तो अभी तक हमने देखा कि एनीस जंग कहती है उसको, साहिब को, जो ग्रैग पिकर था, कि तुम स्कूल चले जाया करो, तुम्हारे पास कुछ करने के लिए नहीं है। तो वो कहता स्कूल ही नहीं है पड़ोस में। तो वो कहती है मैं बना दूँगी स्कूल, तो तुम चले जाओगे। वो कहता हाँ चला जाऊँगा। कुछ दिन बाद वो पूछने आता है कि स्कूल बन गया तुम्हारा। A few days later, I see him running up to me, is your school ready? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. तो राइटर ने कहा कि स्कूल बनने में तो बहुत टाइम लगता है, और अब उसे राइटर को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी क्योंकि उसने एक ऐसा वादा कर दिया था जो कि वह पूरा नहीं कर सकती थी। पूरा करने के लिए नहीं, उसने तो बस एक जोक किया था। But promises like mine abound in every corner of his bleak world. मगर मेरे ही जैसे वादे उसके धुंधले से संसार में हर जगह ऐसे बहुत से वादे स्टोर रहते हैं साहिब के, जो लोग कर देते हैं उससे, मगर वो कभी पूरे नहीं होते। After months of knowing him, I asked him his name, साहिब आलम। तो काफ़ी महीने में उसे जान गई। महीने जानने के बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा, उसने बताया साहिब आलम। ही अनाउंसेस, उसने घोषणा की। ही डज़ नॉट नो व्हाट इट मीन्स, उसे नहीं पता था इसका क्या मतलब है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट। उसका मतलब अगर उसे पता होता तो उसे यकीन भी नहीं होता, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का लॉर्ड, पूरे ब्रह्मांड का देवता, पूरे ब्रह्मांड का भगवान साहिब आलम का मतलब है। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, तो उसे ये जागरूकता नहीं थी कि उसके नाम का क्या मतलब है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, वह सड़कों पे घूमता रहता था अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, और उसकी सेना थी ऐसे लड़कों की जो नंगे पाँव चलते रहते थे। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो ऐसा लगता था सुबह के पक्षी हैं, सुबह सुबह आते हैं। डिसअपियर एट नून, डिसअपियर मीन्स गायब होना, और दोपहर में गायब हो जाते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा कि राइटर एनीस जंग उसे थोड़े दिन जानने लगती है साहिब को। शुरू से हमने ये देखा साहिब एक रैग पिकर है जो कचरा में से कुछ ढूंढता रहता है। वो ढाका से आया था। तो एनीस जंग उससे मिलती है, कहती है तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तुम क्यों कचरा चुगते हो। वो कहता है मेरे पास कुछ है नहीं करने के लिए। तो वो कहती है एनीस जंग कि तुम स्कूल चले जाया करो। तो वो कहता है स्कूल तो हमारे पड़ोस में नहीं है, बन जाएगा तो चला जाऊँगा। एनीस जंग कहती है मैं बनवा दूँ तो चले जाओगे। वो कहता है हाँ चला जाऊँगा, खुशी से कहता है। कुछ दिन बाद एनीस जंग से आगे पूछता है तुम्हारा स्कूल बन गया। वो कहती है नहीं, क्योंकि उसने तो धुंधला ऐसे ही कुछ जोक कर दिया था और सच तो था नहीं वो स्कूल बनाएगी। तो ऐसे ही वादे बहुत से लोग उनसे करते रहते हैं, ऐसे लोगों से, और जो कि उनके संसार में उनके पास रखे ही रह जाते हैं उनकी सोच में। कई दिनों तक, कई महीनों तक जानने के बाद उसने, एनीस जंग ने साहिब से उसका नाम पूछा तो उसने बताया साहिब आलम। साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का शहंशाह। तो इसका मतलब, अगर एनीस जंग सोचती इसका मतलब अगर उसे पता होता तो उसे यकीन ही नहीं होता इस बात पे कि इसका मतलब ये है। और
साहिब सुबह सुबह अपना काम करता था, ऐसा लगता था कि ये सुबह वाले पक्षी, इनकी एक आर्मी थी। उस आर्मी में बहुत सारे नंगे पैर चलने वाले लड़के थे जो कि सुबह पक्षियों की तरह आते थे और दोपहर में गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। कुछ महीनों में मैं सबको पहचानने लगी जो जो ये लड़के आते थे। वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क्ड वन। मैंने एक से पूछा, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली। उसने बहुत सरलता से जवाब दिया कि मेरी मम्मी उसे नीचे शेल्फ से उतारती ही नहीं है, तो मैं पहनूँ कैसे? इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एड्स अनदर हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच। फिर दूसरे ने कहा, अगर मम्मी उतार भी दे तो भी ये नहीं पहनता है। और दूसरे वाले ने जूते पहन रखे थे जो कि एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे थे, एक कोई और जूता, दूसरा कोई और जूता। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. जब सेकंड वाला लड़का होता है जिसने शूज़ पहन रखे होते हैं, वो कहता है, जब मैं इस पर टिप्पणी करता हूँ कि तुम क्यों नहीं चप्पल पहनते हो, तो वो अपने पैर इधर उधर कर देता है और कुछ भी नहीं कहता। तो एक तीसरा लड़का होता है, वो कहता है मुझे जूते चाहिए। हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने कभी भी अपनी पूरी ज़िंदगी में जूते नहीं पहने थे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स। पूरे देश में घूम घूम के मैंने देखा कि कई बच्चे हैं जो नंगे पैर चलते रहते हैं शहरों में, गाँव की सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। एक ने तो ये जवाब दिया कि हम चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं, तो इसका जवाब दिया कि ये कोई हमारे पास ये नहीं है कि पैसे की कमी है, मगर ये हमारी परंपरा है नंगे पैर घूमने की और कचरा उठाने की, कचरे में से कुछ ढूंढने की। आई वंडर इफ़ दिस इज़ द ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे अ परपिचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। और लेखक सोचने लगी, क्या वो अपनी गरीबी छुपाने के लिए बहाना लगाते हैं कि हमारी परंपरा है? तो उसे ऐसा ही लगता है। तो राइटर जो है उनकी पूरी साहिब की पूरी आर्मी को जानने लगी और उनसे पूछने लगी कि आप लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? तो एक ने कहा कि मम्मी शेल्फ से नहीं उतारती। दूसरे ने कहा ये मम्मी उतार भी दे तो भी ये नहीं पहनता। तो उसने कहा कि कुछ भी नहीं कहा और अपने पैर इधर उधर हिलाए। तीसरा कहता है मुझे शूज़ चाहिए, उसने कभी भी शूज़ नहीं पहने थे लाइफ में। एक कहता है कि हमारी परंपरा है चप्पल ना पहनने की। तो लेखक सोचने लगी, ये तो गरीबी ही शो करता है कि ये कितने ज़्यादा पुअर हैं और कभी भी इन लोगों के पास चप्पल नहीं रही है। अब हम देखते हैं ये चैप्टर कहाँ तक है। 2 पेजेस, 3 पेजेस एंड 4, 5, 6 एंड 7। तो गाइस इसे हम 3 पार्ट्स में बनाएंगे। आज हम 2.5 कर लेते हैं। ओके। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम यूडीपी वंस टोल्ड मी। तो मुझे एक कहानी याद आई, एक यूडीपी के इंसान ने मुझे बताई थी। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल। वो जब छोटे थे, वो जो आदमी थे, वो स्कूल जब जाते थे, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक पुराना टेम्पल होता था, उसके पास से गुजर के जाते थे। वेयर इज़ फादर वॉज ए प्रीस्ट। उनके पापा वहाँ पुजारी थे, उस मैन के पापा वहाँ पुजारी थे। 30 years later आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल। 30 साल बाद मैं उसी शहर में गई और उसी टेम्पल में गई जो उनका था, जिसमें वो पुजारी थे, उसके पापा। विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेजोलेशन। और अब वह सुनसानी हवा में डूब चुका था। डेजोलेशन मीन्स सुनसान, ड्राउंड मीन्स डूबना। इन द बैकयार्ड, पीछे आंगन में, वेयर लिव द न्यू प्रीस्ट, अब उसमें नया पुजारी रहते थे। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पे लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक चेयर्स लगी थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़ अराइव्ड पेंटिंग। एक जवान लड़का आया जिसने ग्रीन यूनिफॉर्म पहन रखी थी, उसने शूज़ सॉक्स पहन रखे थे। वो आया, अराइव्ड मीन्स आया, पेंटिंग मतलब हाँफते हुए, भाग के आ रहा था तो हाँफने लगा। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और अपना स्कूल बैग उसने फेंका उस चारपाई पे, फोल्डिंग बेड जो फोल्ड हो जाता है। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस।
उस लड़के को देखते हुए मुझे वो लड़का याद आ गया जिसने भगवती से प्रार्थना की थी, मे टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़। जब उसे जूते मिल गए थे, लेट मी नेवर लूज देम, काश ये कभी मेरे से ना जाएं। द गॉडेस हैज़ ग्रांटेड हिज प्रेयर, भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़, अब जो जवान लड़के हैं जैसे कि पुजारी के बेटे, अब वो जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, मगर बहुत से और है जैसे कि मेरे पड़ोस में जो रैग पिकर्स है वो बिना जूते के ही रहते हैं। तो इसमें अनीस जंग बताना चाह रही है लो स्प्रिंग, इस चैप्टर का नाम आप इसलिए लिखा है क्योंकि स्प्रिंग सीज़न होता है खिलखिलाने का, खुश होने का, हवाएं चलती है, नए फूल खिलते हैं, नई लाइफ को हम एम्ब्रेस करते हैं स्प्रिंग आने पर। तो इन बच्चों की जिनका बचपन ही चला गया है, इन्होंने बचपन देखा ही नहीं है, स्टोरीज़ ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, इसीलिए इसका नाम है। क्योंकि इसमें राइटर बात करती है रैग पिकर्स की, जो इनके पास चप्पल शूज़ कुछ है नहीं पहनने के लिए। तो उन्हीं में से जो ये रैग पिकर से एक लड़का, जो ये जो राइटर है वो एक स्टोरी याद करती है यूडीपी के एक आदमी की जिससे वो मिली थी, और वो अब जो है बड़ा हो गया था। 30 साल बाद वो उसी शहर में आती है जहाँ पे उसके पापा, लड़के के पापा पुजारी थे, और वहाँ पे एक मंदिर था, वहाँ पे पुजारी थे। तो वहाँ पे अब वो देखती है, वहाँ पे 30 साल बाद एक छोटा लड़का आता है, स्कूल बैग फोल्डिंग पे फेंकता है, उसने शूज़ पहन रखे थे। उसने कभी ये प्रार्थना की थी कि काश मेरे पास शूज़ हों पहनने के लिए। उस यूडीपी वाले इंसान ने प्रार्थना की थी काश मेरे पास शूज़ हों कभी पहनने के लिए। और देखो आज प्रीस्ट के बच्चे जो हैं वो शूज़ पहनते हैं, उनकी प्रार्थना तो स्वीकार हो गई। उन्होंने कहा था कि काश हम ये कभी ना खोएं ये जूते, और आज बच्चे शूज़ पहन रहे हैं। और मगर आज भी बहुत से लोग हैं जैसे कि रैग पिकर्स उसके पड़ोस के, जिनके पास शूज़ नहीं है पहनने के लिए। तो राइटर इसी विडंबना को देखते हुए ये स्टोरी लिखती हैं कि कैसे आज भी बहुत से लोग हैं जो किस लेवल पे बिलोंग करते हैं, तो कैसे सोसाइटी को उनकी अपलिफ्टमेंट में हेल्प करनी चाहिए, और कैसे वो बच्चे अपना बचपन नहीं बिता पाए हैं और उनके लिए स्प्रिंग नहीं रही है कभी भी, ना वो कभी स्कूल गए हैं, ना उन्होंने कभी शूज़ पहने हैं। ऐसे भी बहुत से बच्चे हैं हमारे संसार में, तो हमें किसी न किसी तरह उनकी मदद करनी चाहिए। तो गाइस इसकी आगे की स्टोरी हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।